आपको पता होना चाहिए कि डोनर एरिया से कितने ग्राफ्ट्स आपके निकलने वाले हैं, आप पे कौन सी हेयरलाइन सूट करने वाली है, आपको कौन से मेथड से ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। लेकिन अगर आपका डोनर उतना अच्छा नहीं है, आपके हेयर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तब आपके एक अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस, तो डॉक्टर क्या करते हैं 3000 ग्राफ्ट निकाल देते हैं, जिस वजह से आपका डोनर खाली लगने लगता है। क्योंकि अगर एक बार आपका डोनर खराब हो गया तो आप लाइफ में ट्रांसप्लांटेशन दोबारा नहीं करवा पाओगे। मैं ये नहीं बोलता सारे क्लिनिक्स कर रहे हैं, लेकिन अगर 100 में से एक भी क्लिनिक ऐसा कर रहा है तो आपको उस क्लिनिक से बचना है। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। एक हेयर ट्रांसप्लांट करवाने से पहले हर आदमी कम से कम 10 बार सोचता है और उससे ज़्यादा बार ये सोचता है कि ट्रांसप्लांट करवाने के बाद कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे सक्सेसफुल हेयर ट्रांसप्लांट स्टोरीज सुनी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बैड स्टोरीज भी दिखाई गई होगी हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद वाली, जिसमें होता क्या है कि एक खराब हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को दिखाया जाता है जिसमें कि कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हुए हों। अब देखिए, अगर आपके साथ ऐसा ना हो तो आपको क्या करना चाहिए। आप सभी के दिमाग में ऑब्वियसली बात आती है कि इससे पहले आपके मन में कोई रिग्रेट डेवलप हो, आपको क्या करना चाहिए। और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाले हो तो आपका एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आए, कहीं आपकी स्टोरी एक बैड हेयर ट्रांसप्लांट स्टोरी ना बन जाए। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि हजारों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली गलती के बारे में जो कि आप लोग करते हो, जिस वजह से आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, वो है इग्नोर द बेसिक्स। हिंदी में कहते हैं ना कि नजर हटी और दुर्घटना घटी। वैसे ही अगर आप रियल लाइफ में भी अपनी बेसिक्स को इग्नोर कर दें, जैसे कि नोइंग योर बॉल्डनेस स्टेज, राइट, आपको अपने बॉल्डनेस का स्टेज ही पता नहीं होता, आपके हेयर के लिए कौन सा लुक बेस्ट रहेगा और क्या वो लुक आपके डोनर एरिया से फुलफिल हो भी पाएगा कि नहीं, आप लोगों को ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक्सपेक्टेशन तो आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होती है कि मेरे को इतनी ज्यादा एग्रेसिव हेयरलाइन चाहिए, राइट, और आपका ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस ज्यादा है, हेयरलाइन आपको एग्रेसिव चाहिए, डोनर के पास इतने ग्राफ्ट्स अवेलेबल है ही नहीं। उस केस में क्या होता है, आप डॉक्टर को इंसिस्ट करते हो कि नहीं मेरी हेयरलाइन नीचे बनाओ बनाओ बनाओ, डॉक्टर हेयरलाइन नीचे बना देते हैं और डेंसिटी अच्छी आ नहीं पाती क्योंकि आपके पास उतने ग्राफ्ट्स अवेलेबल थे ही नहीं। सो आपको बेसिक्स को इग्नोर नहीं करना, आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन की कुछ बेसिक चीजें होती है उसके बारे में पता होना चाहिए बिफोर गेटिंग योर हेयर ट्रांसप्लांट डन। आपको पता होना चाहिए कि डोनर एरिया से कितने ग्राफ्ट्स आपके निकलने वाले हैं, आपके पास कितना ग्राफ्ट्स अवेलेबल है, आप पे कौन सी हेयरलाइन सूट करने वाली है, आपको कौन से मेथड से ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए और बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से उनकी हेयर ट्रांसप्लांट की स्टोरी बैड स्टोरी बन जाती है। नंबर 2 गलती के बारे में बात करते हैं, जो कि है ओवर एस्टिमेटिंग योर डोनर एरिया। गाइज, अगर आप अपने डोनर एरिया के बारे में ज्यादा अच्छे से समझेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका फाइनल रिजल्ट कैसा आ सकता है, राइट। अब देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपके डोनर हेयर की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, आपका डोनर बहुत ज्यादा डेंस है, तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं डेंस रिजल्ट आने के, राइट। लेकिन अगर आपका डोनर उतना अच्छा नहीं है, आपके हेयर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तब आपके एक अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस थोड़े मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराओ, उस कंडीशन में भी आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। बट अगर आप एक अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट नहीं करवाते, आपको अपना डोनर के बारे में पता ही नहीं है और डॉक्टर ओवर एक्सट्रैक्शन कर देते हैं आपके डोनर से। सपोज आपको 3000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट थी, राइट, और आपके पास 3000 ग्राफ्ट फ्री थे ही नहीं निकालने के लिए, तो डॉक्टर क्या करते हैं 3000 ग्राफ्ट निकाल देते हैं, जिस वजह से आपका डोनर खाली लगने लगता है, राइट। और जब आपका रिजल्ट आता है और लोग बोलते हैं आगे तो बाल आ गए लेकिन पीछे वाला एरिया तो पूरा खाली हो गया, तो फिर वो सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो जाती है, पहले आगे बाल नहीं थे और फिर पीछे बाल नहीं रहते। तो ओवर एक्सट्रैक्शन से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो है आपकी स्कारिंग। आपके डोनर एरिया में बड़े बड़े स्कार्स रह जाते हैं और वो स्कार्स कभी कवर नहीं होने वाले, राइट। तो आपको एटलीस्ट अपने डोनर एरिया के बारे में पता होना चाहिए कि आपके पास कितने ग्राफ्ट्स अवेलेबल हैं और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, क्या आपका डोनर उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सकता है कि नहीं, राइट। क्योंकि अगर एक बार आपका डोनर खराब हो गया तो आप लाइफ में ट्रांसप्लांटेशन दोबारा नहीं करवा पाओगे। अब बात करते हैं नंबर 3 गलती के बारे में, जो कि है अंडर एस्टिमेटिंग द नीड ऑफ मल्टीपल प्रोसीजर्स। अब देखिए, मल्टीपल प्रोसीजर या फिर एक से ज्यादा बार ट्रांसप्लांटेशन करवाने की हो सकता है आपको जरूरत पड़े, इसीलिए आपको माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा कि हो सकता है आपको फ्यूचर में एक से ज्यादा बार भी ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़े। लेकिन जो आपका सेकंड प्रोसीजर होगा वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको करवाना है कि नहीं, राइट। आपको ये भी देखना है कि कहीं आपका क्लिनिक तो आपको फोर्स
नहीं कर रहा कि आप सेकंड प्रोसीजर करवा लीजिए। अगर आपको लग रहा है मेरे रिजल्ट, आई एम सेटिस्फाइड विद माय रिजल्ट, लेकिन फिर भी क्लिनिक आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं आपको दोबारा से ट्रांसप्लांटेशन करवा लेना चाहिए फॉर द बेटर डेंसिटी, क्योंकि ये एक साइकिल हो जाएगा। आप फिर उनके कहने पे सेकंड करवाओगे तो कुछ टाइम बाद आपको थर्ड ट्रांसप्लांटेशन करवाने के लिए बोलेंगे। अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो तो हो सकता है आपको सेकंड ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत ही ना पड़े, राइट। सो आपको हमेशा अपना माइंडसेट क्लियर रखना है कि अगर मैं एक बार ट्रांसप्लांट करवा रहा हूँ तो चांसेस है मेरे को दोबारा ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़े। वो बहुत माइनर सी सर्जरी होगी, वो भी तब अगर 10 से 15 साल बाद आपको लगता है मेरे को थोड़ी और डेंसिटी चाहिए, उस केस में आपको दोबारा ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं चौथी गलती के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और बहुत ज्यादा लोग इस गलती को करते हैं। वो है इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ द डॉक्टर्स क्रेडेंशियल, राइट। देखिए, फर्स्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए होता है कि क्लिनिक का सिलेक्शन करना, राइट। उसके बाद बात आती है उस क्लिनिक में जो सर्जन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना। आपको सर्जन के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एटलीस्ट उसके बारे में पता होना चाहिए कि वेदर ही इज अ प्रोफेशनल सर्जन और नॉट, उन्होंने पहले कितने ट्रांसप्लांटेशन किए हैं, कितने टाइम से उस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, उनके पुराने रिजल्ट्स आपको देखने हैं, राइट। कभी भी क्लिनिक के चक्कर में डॉक्टर को कभी इग्नोर नहीं करना। ऐसा नहीं है कि क्लिनिक के बहुत अच्छे रिजल्ट है तो आप, अगर वहां डॉक्टर ही नहीं है फिर भी आप ट्रांसप्लांट करवा रहे हो। ये गलती बहुत लोग कर बैठते हैं। जस्ट बिकॉज एक क्लिनिक के 100 ब्रांचेस हैं तो जरूरी नहीं है 100 के 100 ब्रांचेस में डॉक्टर्स हो। हाँ, हो सकता है 100 के 100 ब्रांचेस में डॉक्टर हो, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जिस ब्रांच में ट्रांसप्लांटेशन करवाने वाले हो एटलीस्ट उस ब्रांच में देखो कि वहां डॉक्टर है कि नहीं, और अगर डॉक्टर है तो उनका रिजल्ट कैसा आ रहा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जिस भी सर्जन से आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो उनसे रिस्क फैक्टर के बारे में जरूर बातें करें। देखिए, रिस्क फैक्टर हमेशा जानना जरूरी होता है किसी भी सर्जरी से पहले। इट्स नॉट अबाउट ओनली फॉर हेयर ट्रांसप्लांट, राइट। आप किसी भी सर्जरी से पहले उसके रिस्क फैक्टर्स को डॉक्टर्स के साथ डिस्कस कर लें, क्योंकि रिस्क को समझाने के लिए और उनकी रियलिटी बताने के लिए डॉक्टर ही सबसे ज्यादा आपकी हेल्प कर सकता है। तो कभी भी आप ट्रांसप्लांट करवाओ किसी भी ब्रांच से तो आप मेक श्योर करें कि आपको डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं पांचवी गलती के बारे में, जो कि काफी ज्यादा ट्रेंड में आ चुकी है आजकल। दैट इज रिलाइंग हेविली ऑन द ऑनलाइन रिव्यूज। आंख बंद करके ऑनलाइन रिव्यूज में भरोसा करना, ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है आजकल जो हो रही है। अब देखिए, ऑनलाइन रिव्यूज या आप गूगल रिव्यूज कह लो या फिर यूट्यूब में रिसेंटली जो वीडियोज आई है आजकल, इनमें भी बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है। होता बेसिकली क्या है कि कभी कभार आप नोटिस करना कि किसी पेशेंट का बिफोर दिखा दिया और जब रिजल्ट दिखा रहे हैं वो कोई अलग पेशेंट दिखा देते हैं, राइट। अगर मैं गूगल रिव्यूज की बात करूं, गूगल रिव्यूज आप सभी जानते हो, बहुत सारे गूगल रिव्यूज पेड रिव्यूज होते हैं। बहुत सारी कंपनीज इंडिया में जो पेड रिव्यूज ऑफर करती हैं, आप उनको पैसा देते हो और वो पेड रिव्यूज डालना स्टार्ट कर देती है। 1000, 10,000, 20,000 रिव्यूज भी करवा देती है। मैं ये नहीं बोलता सारे क्लिनिक्स कर रहे हैं, लेकिन अगर 100 में से एक भी क्लिनिक ऐसा कर रहा है तो आपको उस क्लिनिक से बचना है, राइट। आप हमारे चैनल में बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे, आप, हमने बहुत सारे रिजल्ट शो करे हैं पेशेंट्स के। हमने पेशेंट्स के इंटरव्यू अपने चैनल में डाले हैं जिनमें आपने पेशेंट की पूरी जर्नी शो करी है। अब बेसिकली होता क्या, जब आप गूगल में जाके कोई रिव्यू पढ़ते तो आप देख नहीं पाते कि वो जो रिव्यू जिसने लिखा है क्या उसने खुद कभी ट्रांसप्लांट करवाया कि नहीं करवाया। मैं ये नहीं कहता कि सारे रिव्यूज फेक है, लेकिन अगर 100 में से एक भी फेक हो तो आप वहां से ट्रांसप्लांट ना कराओ। तो ये एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि आप ऑनलाइन रिव्यूज में हेविली बिलीव कर देते हो और वहां पे जाके डायरेक्टली ट्रांसप्लांट करवा लेते हो सकता है जिस क्लिनिक के आप रिव्यू पढ़ रहे हो वो क्लिनिक बहुत अच्छा हो, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहां जाके भी एटलीस्ट डिस्कशन हो डॉक्टर्स के बारे में, रिजल्ट्स आप खुद देखो। हो सकता है क्लिनिक से रिक्वेस्ट करो कि मुझे आप उस पेशेंट का रिजल्ट दिखाओ जिसका बॉन्डनेस मेरे से मैच करता हो सकता है आप क्लिनिक से ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे किसी पेशेंट से बात करवा दो जिसने रिसेंटली ट्रांसप्लांटेशन करवाया। सो गाइस, हेविली कभी ऑनलाइन रिव्यूज में बिलीव मत करो। आप खुद जाइए, क्लिनिक में कंसल्टेशन लीजिए, क्लिनिक के पास्ट रिजल्ट्स देखिए, देन आप एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट कराएं। क्योंकि हमने भी अपने चैनल में ऐसे रिजल्ट दिखाए जिनका 3-3 साल पहले ट्रांसप्लांट हुआ और उनके आज भी रिजल्ट मेंटेन्ड है। अगर आप हमें चैनल में जाओगे, अगर आप पहली बार चैनल में आए तो आप चैनल में जाइए, हमने काफी सारे इंटरव्यूज डाले हैं, राइट। आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं हम अपने चैनल में और ज्यादा इंटरव्यू वीडियोस लाएं, केस स्टडी वीडियोस लाएं, तो नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इंटरव्यूज ज्यादा देखने हैं या केस स्टडी वीडियोस ज्यादा देखनी है, राइट। अभी के अभी नीचे कमेंट में लिख दीजिए। अब बात करते हैं छठी गलती के बारे में जो कि काफी लोग करते हैं, दैट इज टू फास्ट टू सून। एक रिग्रेट जो मुझे भी पर्सनली होने वाला था, लेकिन मैं इस रिग्रेट से बच गया, जो कि है बहुत जल्दी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का डिसीजन लेना। जैसे कि सपोज आप एक क्लिनिक में गए, आपको क्लिनिक बहुत अच्छा लगा और क्लिनिक वाले आपको फटाफट से कहते हैं कि सर आप एक काम करिए, आप कल ही अपना ट्रांसप्लांटेशन करवा लीजिए। अब उस समय प्रेशर ऐसा क्रिएट होता है, कई लोग को रिजल्ट देखे भी नहीं होते लोगों ने, और वो प्रेशर में आके कंफर्म कर देते हैं, बुकिंग करवा लेते हैं कि हाँ मेरा आप कल ट्रांसप्लांटेशन करवा दीजिए। और आप जल्दबाजी में छठ मंगनी पट ब्याह कर बैठते हो। और जैसे कि आप जानते हैं कि सारी मैरिजेस
मैरिजेस सक्सेसफुल नहीं होती अगर आपने मैरिज से पहले एक दूसरे पार्टनर्स को नहीं जाना हो। सेम थिंग अप्लाइज फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। अगर आपने क्लिनिक के बारे में नहीं जाना, आपने डॉक्टर से कंसल्टेशन नहीं ली, उनके रिजल्ट नहीं देखे, चांसेस है कि आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए, लेकिन चांसेस ये भी बहुत ज्यादा है कि आपका रिजल्ट ना आ पाए, राइट। और बाद में आप क्लिनिक को ब्लेम नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने खुद जाके वहां पे बुकिंग कराई और अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाया। सो हमेशा याद रखें, कभी भी जल्दबाजी में किसी क्लिनिक को ना चूज करें, किसी भी प्रेशर में आके टाइम लें, क्लिनिक के बारे में जानें, उनके रिजल्ट चेक करें और फिर अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाएं। अब बात करते हैं छठी गलती के बारे में जो ट्रांसप्लांटेशन के बाद लोग करते हैं, जो कि है बीइंग ऑलवेज एंशियस फॉर द रिजल्ट्स, राइट। अब देखिए, एंजाइटी तो होती है भाई, जब आपने कोई भी प्रोसीजर करवाया हो, डर हमेशा लगता है कि रिजल्ट कब आएंगे, क्या मेरा रिजल्ट आएगा भी कि नहीं, राइट। जब मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं कैसा लगूंगा। खैर, एक वीडियो में जल्दी अपने चैनल में लाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा कि कैसे आप इंस्टेंट रिजल्ट ला सकते हो आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट पे। अगर आपको आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट पे वीडियो देखनी तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी जल्दी मैं वीडियो लाऊंगा आर्टिफिशियल हेयर ट्रांसप्लांट पे जिसमें इंस्टेंट रिजल्ट आ रहा है। अब बैक टू द टॉपिक, देखिए आपको एंशियस नहीं रहना। अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया तो माइंड सेट बना लो कि भाई मेरा 6 से 7 महीने से पहले रिजल्ट नहीं आने वाला। 6 से 7 महीने में भी रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन एक अच्छा मॉडरेट रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने में कम से कम 8 से 12 महीने लगेंगे। चाहे आप कितनी भी ट्राई कर लो, आप कितना भी एंशियस हो जाओ, आपका रिजल्ट 8 से 12 महीने में ही आएगा। तो आपको पहले ही माइंडसेट क्लियर करना है कि मेरे रिजल्ट आने में 8 से 12 महीने लगेंगे। एक्चुअली लोग क्या करते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि सर मेरे 3 महीने हो गए, मेरा रिजल्ट नहीं आया। अब एक पेशेंट से थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, सिर्फ 4 महीने हुए उनको ट्रांसप्लांटेशन को, फोटोज भेज रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। अब वो मुझे बोल रहे हैं कि सर मेरा 4 महीने हो गए, मेरे तो डेंसिटी आई ही नहीं जैसे मेरे पुराने बालों की है। तो लैक ऑफ नॉलेज के कारण लोग एक्सपेक्टेशन थोड़ी अनरियलिस्टिक कर बैठते हैं और उनको लगता है 4 से 5 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, रिजल्ट आने में 8 से 12 महीने लगता है। तो आपको एंशियस नहीं होना, इससे आप डिप्रेशन में चले जाओगे, नेगेटिविटी में चले जाओगे और किसी के बहकावे में आगे अंड दवाइयां खा बैठोगे, उससे आपके रिजल्ट में फिर फर्क पड़ेगा। तो ये गलती आप कभी ना करें। आप माइंडसेट बना लें कि आपका अगर आपने ट्रांसप्लांट करवाया तो 8 से 10 महीने बाद ही रिजल्ट आने वाला है। अब बात करते हैं 8वीं बहुत बड़ी गलती के बारे में जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टॉपिंग मेडिकेशन टू सून, मतलब बहुत जल्द दवाइयां खाना छोड़ देना। अब देखिए, बेसिकली आप सभी जानते हैं हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपको मेडिकेशन दी जाती है और उसका एक कोर्स होता है। जनरली वो 6 से 8 महीना होता है और कुछ क्लिनिक्स में साल भर भी आपको मेडिकेशन लेनी पड़ती है। अब उन मेडिकेशन 2 तरीके की होती है। वो मेडिकेशन जो आपको ट्रांसप्लांटेशन के 1 हफ्ते तक लेनी है, उसके बाद नहीं लेनी। एक मेडिकेशन जब वो मेडिकेशन खत्म हो जाएगी उसके बाद लेनी है, आपको स्टार्ट करनी, मतलब ट्रांसप्लांटेशन के 10 दिन बाद से। अब मैं अगर बात करूं, पहले जो 1 वीक की मेडिकेशन होती है वो तो सारे लोग अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, उसमें कोई इशू भी नहीं होता, ठीक है। लोग गलती कर बैठते हैं सेकंड टाइप की मेडिकेशन लेने में। अब वो मेडिकेशन क्या होती है, मिनॉक्सिडिल, बायोटिन, हो सकता है आपको फिनिस्टाइल लेनी पड़े। अब क्या होता है, लोग देखा देखी में मिनॉक्सिडिल 2-3 महीने में लगाना छोड़ देते हैं। इससे होता क्या है कि आपकी ग्रोथ 3 महीने तक बहुत अच्छी आई, उसके बाद बहुत स्लो हो गई, और जब ग्रोथ स्लो हुई तो आप फिर ब्लेम करने लगते हो क्लिनिक पे, क्योंकि आप एक तो टच में नहीं हो क्लिनिक के, आप अपने मर्जी से आपने दवाइयां लेनी छोड़ दी, आप ब्लेम करने लगे क्लिनिक को और आप हो गए नेगेटिव। आपको अगर क्लिनिक ने बोला है कि आपको इस टाइम तक मेडिकेशन लेनी है तो आपको उस टाइम तक ही मेडिकेशन लेनी है। दोस्तों, खुद के डॉक्टर कभी मत बनो। जिस डॉक्टर से ट्रांसप्लांटेशन कराया, दवाइयां भी उसी के हिसाब से ले लो यार, अपने हिसाब से खुद का डॉक्टर मत बनो। इससे आपका रिजल्ट एक तो बहुत लेट आएगा और हो सकता है आपका रिजल्ट उतना अच्छा ना आए जितना अच्छा आ सकता था अगर आपने मेडिकेशन टाइम पे ली होती और टाइम तक ली होती। सो ये एक बहुत बड़ी गलती है जो काफी लोग कर बैठते हैं कि मेडिकेशन डॉक्टर के हिसाब से नहीं लेते और बहुत जल्द मेडिकेशन लेना छोड़ देते हैं। काफी लोग तो फ्लेक्स भी मारते हैं कि मैंने 1-2 महीने मिनॉक्सिडिल लगाया फिर मैंने छोड़ दिया, कौन पैसे वेस्ट कर रहा था। अरे आपने इतने पैसे लगा लिए हेयर ट्रांसप्लांट में, आपने लाख रुपए लगा लिए, आप 500 रुपए के चक्कर में फ्लेक्स मार रहे हैं और वही बंदा फिर 8 या 9 महीने बाद बोलता है मेरा रिजल्ट यार लेट आ रहा है, और काफी लोगों को रिजल्ट उतना अच्छा आता भी नहीं है। तो आपको डॉक्टर की बात हमेशा माननी है, अपने हिसाब से मेडिकेशन मत छोड़िए। अब बात करते हैं नेक्स्ट गलती के बारे में जो कि है इग्नोरिंग द रिस्क फैक्टर्स। अब एक बहुत बड़ी गलती जो काफी लोग करते हैं वो ये होती है कि यार मैंने सब कुछ सही चुना था लेकिन मैंने डॉक्टर्स के साथ रिस्क फैक्टर के बारे में डिस्कशन नहीं किया। जैसे कि मिनॉक्सिडिल अगर आपको यूज करना है तो काफी लोग क्या गलती कर बैठते हैं कि मिनॉक्सिडिल आपको पता है आपको ट्रांसप्लांटेड एरिया में लगाना होता है, जब तक आपके डॉक्टर ना बोले एग्जिस्टिंग एरिया में लगाएं, ठीक है, तो आपको ट्रांसप्लांटेड एरिया में ही लगाना होता है। अब लोग गलती क्या करते हैं, उनको एग्जिस्टिंग एरिया में लगाने की जरूरत थी भी नहीं मिनॉक्सिडिल, लेकिन फिर भी वो एग्जिस्टिंग एरिया में लगाते हैं और जब वो मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ते हैं 6 से 7 महीने
बाद तो ट्रांसप्लांटेड हेयर तो बहुत अच्छे उनके रह जाते हैं, लेकिन एक्जिस्टिंग हेयर झड़ने लगते हैं। तो इस रिस्क फैक्टर के बारे में तो डॉक्टर के साथ उनका डिस्कशन हुआ ही नहीं था, क्योंकि मिनॉक्सिडिल देखिए आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर के लिए ही होता है शुरुआत में। हाँ, अगर आपके डॉक्टर ने बोला कि आप एक्जिस्टिंग हेयर में लगाओ तभी आप एक्जिस्टिंग हेयर में लगाना, लेकिन मिनॉक्सिडिल को आपको सिर्फ ट्रांसप्लांटेड हेयर में ही लगाना होता है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे रिस्क होते हैं जो लोग डिस्कस ही नहीं करते ट्रांसप्लांट से पहले डॉक्टर के साथ, और जिस वजह से वो गलती कर बैठते हैं और ट्रांसप्लांटेशन के 1 से 1.5 साल बाद पछताते रहते हैं। अब में काफी लोग डेली बेसिस पे अपने रिजल्ट शेयर करते रहते हैं, सर मेरा रिजल्ट 8 महीने तक बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही मैंने मिनॉक्सिडिल लगाना छोड़ा मेरे बाल झड़ने लग गए वापस से, मैंने गलत जगह से ट्रांसप्लांट कराया। अरे आपने गलत जगह से ट्रांसप्लांट नहीं कराया, आप बात समझो, आपके रिजल्ट तो बहुत अच्छा है। आप देखो आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर की डेंसिटी काफी अच्छी है, आपके पुराने बाल झड़े और किसने बोला था पुराने बालों में मिनॉक्सिडिल लगाओ? हम पूछते हैं उनसे, बोला सर हम जब लगाते थे आगे तो हमें थोड़ा बचता था तो हम पीछे भी लगा लेते थे। खुद के डॉक्टर्स प्लीज मत बनो, डिस्कस विद योर सर्जन। आप सर्जन के बिना पूछे कुछ भी मत करो यार, फिर आपका रिजल्ट नहीं आएगा, आप उन्हीं को ब्लेम करोगे। सो ये गेम में आपको पढ़ना ही नहीं है, सारे रिस्क फैक्टर्स डॉक्टर के साथ पहले ही क्लियर करने हैं। अब बात करते हैं अगली गलती के बारे में जो कि काफी लोग करते हैं और इसका रिग्रेट बहुत ही ज्यादा लोगों को रहता है। भाई मैंने ट्रांसप्लांटेशन तो करवा लिया और मेरे रिजल्ट भी बहुत ज्यादा अच्छे आ गए, अब आगे क्या? मैं क्यों कॉन्स्टेंटली हेयर की केयर करूं? अब तो मैं सिर्फ फोन में फोटोज लेता हूं अपनी बढ़िया बढ़िया, मेरा रिजल्ट आएगी, मैं क्यों शैम्पू का इस्तेमाल करूं, क्यों मैं हेयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूं, क्यों केयर करूं? ट्रांसप्लांट करवा ले, रिजल्ट आ गया, फोटोज भी अच्छी आ रही है, अब तो सब कुछ सही हो ही गया। ये एटीट्यूड जब आपका आ जाता है ना ट्रांसप्लांटेशन के रिजल्ट के बाद, वहीं पे चीजें खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। आप इग्नोर करने लगते हो अपने बालों को, और बहुत लोगों का एग्जिस्टिंग हेयर फॉल हो रहा होता है और उनको पता भी नहीं लगता। वो तब पता लगता है जब उनका एग्जिस्टिंग हेयर बहुत ज्यादा फॉल हो चुका होता है और फिर वो ब्लेम करते हैं कि मेरा रिजल्ट फेल हो गया। देखिए आपको पता होना चाहिए कि आपका हेयर फॉल किस टाइप का था, आपके अभी एग्जिस्टिंग हेयर फॉल हो रहे हैं कि नहीं। मेरे ट्रांसप्लांटेशन को ऑलमोस्ट 7 साल होने वाले हैं, मेरे एग्जिस्टिंग हेयर तो अभी भी ठीक है। मेरा तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस था, अभी तक झड़ जाने चाहिए थे, क्यों नहीं झड़ रहे हैं? क्योंकि मैं केयर कर रहा हूँ, राइट। अब मैं केयर क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मेल पैटर्न बॉल्डनेस था और मेरे एग्जिस्टिंग हेयर भी बाद में झड़ेंगे। सो जब मेरे एग्जिस्टिंग हेयर बाल झड़ते हैं तो मैं फिनिश स्टाइल लेना स्टार्ट कर देता हूँ और मेरे एग्जिस्टिंग हेयर बाल झड़ने रुक जाते हैं। इसी वजह से 7 साल बाद भी मेरे एग्जिस्टिंग हेयर की क्वालिटी बिल्कुल सेम है। सो गाइस आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाने के बाद जब आपका रिजल्ट आता है ना, तो आपको इग्नोर नहीं कर देना है फिर अपने बालों को हमेशा के लिए, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता कि आप रिजल्ट को इग्नोर ना करो, अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर को आप इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर है उनको इग्नोर मत करना, क्योंकि यही धोखा देते हैं लास्ट में। आपके जब 3-4 साल हो जाते हैं तो ये बाल झड़ने लगते हैं, आपको पता ही नहीं लगता, और जब आपको पता लगता है तब आप पीछे से गंजे हो चुके होते हो। सो ये एटीट्यूड आपको नहीं रखना कि भाई मेरा ट्रांसप्लांट हो गया, मेरा रिजल्ट आ गया, अब मेरी तरफ से मेरे बाल भाड़ में जाए, मैं बस फोटो लेता रहूंगा, बालों में जेल लगाता रहूंगा, हेयर स्टाइल फॉलो करता रहूंगा, बाकी बालों के केयर को टाटा बाय बाय। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने बालों के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, चाहे आपका ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया हो, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन हमेशा होनी चाहिए, एक आंख आपकी हमेशा बालों पे होनी चाहिए, राइट। और अगर आप चाहते हो कि मैं अपने हेयर केयर के रूटीन पे वीडियो बनाऊं जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाई, तो नीचे कमेंट में लिखो, मैं हेयर केयर पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, पर्सनल हेयर केयर जो मेरी रहती है उस पे वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि अगर आप भी अपने एग्जिस्टिंग हेयर को मेंटेन करना चाहते हो, आप उसको फॉलो करके मेंटेन कर सकते हो। सो गाइस उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को लेके, हेयर ट्रांसप्लांटेशन से करने वाली गलतियों को लेके, क्या क्या आपको करना है अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट मेंटेन करना है, आपको एक अच्छा क्लिनिक चूज करना है। उम्मीद करता है आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल में जुड़ जाइए। हम बहुत सारी ट्रांसप्लांट से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।